हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। तो उसमें हमने म्यूटा रोटेशन इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात की थी, और उसके अलावा हमने डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी कि डी ग्लूकोज आपके डी फ्रक्टोज और डी मेनोज में क्या रहता है, आपस में तीनों टोटोमराइज फॉर्म में रहते हैं, और इसी वजह से आपके ये तीनों रिड्यूसिंग शुगर भी होते हैं और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं, ठीक है। डी फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। नॉर्मली कीटोन्स आपके टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर तीनों आपस में टोटमरिक फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए आपका जो डी फ्रक्टोज होता है वो भी क्या करता है, टोलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने बात की थी अबाउट रिएक्शन, ठीक है। किसकी रिएक्शन? डी ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो 1 मोल ग्लूकोज की रिएक्शन होती है 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ओसाजोन, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो आज हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं डी ग्लूकोज की, ठीक है। उसकी कुछ जो रिएक्शंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। डी ग्लूकोज जो केमिकल प्रॉपर्टी कल हमने लिखाई थी उसी से आपको आगे लिखना है। C+OH CH2OH, ठीक है। OH OH H OH H OH H H, इसकी रिएक्शन हमने कराई। देखिए, डी ग्लूकोज की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं वीक रिएक्टेंट के साथ में, वीक रिएक्टेंट्स लाइक NH3 के साथ रिएक्शन करवाइए आप, या फिर NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवाइए। वीक रिएजेंट होते हैं ये डी ग्लूकोज के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप इसकी रिएक्शन आप कराओगे HI रेड फॉस्फोरस से, ठीक है, HI रेड फॉस्फोरस से, तो एल्केन टॉपिक में हमने पढ़ी थी ये रिएक्शन की। ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI रेड फॉस्फोरस से होती है तो आपके पास एल्केन फॉर्म होता है 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन, क्लियर है। इसी की रिएक्शन डी ग्लूकोज की आप करवाते हो CH3 C+O Cl के साथ, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास एल्कोहल है। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करवाते हो किसके साथ? CH3 C+Cl ROH, इसकी रिएक्शन आपने करवाई CH3 C+O Cl, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3 C+O OR प्लस HCl, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। क्या हुआ यहाँ पे? Cl हट गया और क्या जुड़ गया आपका OR, ठीक है। या फिर यूँ समझ लीजिए ROH में से H हट गया और ये वाला कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल, CH3 C+O। एसिटाइल ग्रुप क्या हो गया? अटैच हो गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से OH जहाँ पर भी है 1 2 3 4 चारों जगह से आपका H हटेगा और क्या लगेगा? एसिटाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर भी, तो जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा C+O H H O, इसको ऐसे लिख सकते हो आप C+O CH3 H O C+O CH3 H O C+O CH3। ये जो ग्रुप है इसे हम AC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो HOAC, एक में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं OAC करके, और लास्ट में CH2
OAC। क्लियर है? तो 5 यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5 एसिटाइल ग्रुप काम में आए। ठीक है, इसका मतलब CH3 डबल बॉन्ड और Cl के कितने मोल्स काम में आएंगे? 5। मतलब कभी कभी यहाँ X लिखा हुआ मिल सकता है, तो X की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 5 होगी। क्लियर है? इसको हम एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें इसकी HiO4 के साथ। ठीक है, HiO4 के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो HiO4 के साथ रिएक्शन की एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए सबको। ठीक है, और क्या जोड़ दीजिए? OH OH, मतलब इस कार्बन पर भी OH जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर भी 2 OH आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ से OH, यहाँ से OH, एक कार्बन पर 2 से ज़्यादा OH हो जाएंगे, क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। 5 मोल तो इसके बनेंगे और 1 मोल बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिएक्शन हम कराते हैं HCN के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो उससे बनेगा आपके पास साइनोहाइड्रीन, मतलब एक नया कायरल डेवलप हो जाएगा आपके पास। OH HCN, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। एक नया कायरल आपका डेवलप हो जाएगा। नीचे सेम रहेगा OH OH H OH H OH H H CH2 OH। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम रिएक्शन की बात करें, हाइड्रोक्सिल एमीन दैट इज NH2OH के साथ जब रिएक्शन होती है ग्लूकोज की तो ऑक्साइम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऑक्साइम्स किस तरीके से फॉर्म होंगे? CH2OH OH OH H OH H OH H H। ठीक है, C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा आपका और क्या फॉर्म हो जाएगा? ऑक्साइम्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑक्साइम्स। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और रिएक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी की रिएक्शन डी ग्लूकोज की, अगर आप टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट कराओगे इसका, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन में CH2OH OH OH H OH C डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
सेम इसी तरीके से अगर आप रिएक्शन कराते हो डी ग्लूकोज की Br2 और वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो, तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, आपके एसिड में। बाकी आपका सेम रहता है, C डबल बॉन्ड O OH CH2OH OH OH H OH H OH H H, इस टाइप से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। एक और रिएक्शन है इसी की HNO3 के साथ, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसका आप नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट इसकी एक और रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ HNO3। HNO3 के साथ रिएक्शन, HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप आपका 1 डिग्री अल्कोहल, दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का नहीं होगा, और ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ये आपके एज इट इज रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल, H OH H H। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, डी ग्लूकोज की, जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम मोनोसेकेराइड्स के बाद हम पढ़ते हैं आपके डाइसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, और उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डाइसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनकी क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, चलिए तो डाइसेकेराइड्स तो डाइसेकेराइड्स क्या होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा, अगर उनका हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो एक से ज़्यादा आपके किसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, या एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स फॉर्म कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज सुक्रोज। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आता है आपका किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए सुक्रोज जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम बात करें तो सुक्रोज जो होता है इस तरीके से हम बना सकते हैं। सुक्रोज जो होता है 2 यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, एक तो होती है आपके पास, मान लो ये है आपका CH2OH OH OH H OH H OH H। CH2OH और OH आपस में क्या है, ट्रांसपोजिशन पर अपोजिट है, और 5 मेंबर की रिंग है, फ्रक्टोस है, तो बीटा डी फ्रुक्टो। फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें
यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों OH आपके सेम साइड में है, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है, किसकी, डी ग्लूकोज की, पायरानोज। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो देखिए सुक्रोज क्या होता है, यहाँ पे है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। और एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है इसमें। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ पे O- आएगा। O- अगर रिवर्ट करेगा अपने लोन पे डोनेट करेगा तो यहाँ से ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो ओपन चेन और क्लोज चेन उसमें आपस में किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रह जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि ये OH और ये OH दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए या दोनों आपस में मिक्स हो जाए और इनमें आ जाए ईथर लिंकेज, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाए, तो ये ईथर लिंकेज डेवलप हो जाएगा। और ईथर लिंकेज डेवलप हो जाएगा तो ये आप फिर से आपका एनोमेरिक कार्बन नहीं रहेगा, और एनोमेरिक कार्बन नहीं रहेगा तो ये इसी फॉर्म में आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। फिर से ये आपके ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर देखिए, CH2OH OH H OH OH H OH H, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, OH H OH H OH H CH2OH। तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है, OH और OH, और ये लिंकेज आपका फॉर्म हो जाता है, ईथर लिंकेज, इसीलिए इसे, ठीक है ना। तो यहाँ से OH OH वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है निकल के, इसे हम बोलते हैं सुक्रोज। और यही होता है अपना डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स को जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, यहाँ फिर से OH लग जाएगा, यहाँ से OH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स में, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज के अंदर, ठीक है। और अभी यहाँ पे कोई एनोमेरिक कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है, और अगर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, क्लियर है। दूसरी चीज, यहाँ अगर हम देखें ये C1 कार्बन, ये भी आपका C1 कार्बन, C1 और C1 दोनों के बीच में क्या है, आपका लिंक फॉर्म हो रहा है। इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक। क्या बोलते हैं हम इसे, ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ये जो लिंकेज है इसे बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये किस किस के बीच में है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज भी आप बोल सकते हो सिंपल, या फिर ग्लूकोपायरानोज भी बोल सकते हो, ग्लूकोपायरानोज, एंड C1 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो सुक्रोज के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला तो ये नॉन, इसमें कोई एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, और वो लिंक प्रेजेंट होता है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। इसके मोनोमर्स होते हैं सुक्रोज के, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, डाइसैकेराइड्स के बारे में, दैट इज सुक्रोज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कोई भी
एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और अगर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे तो ये आपका टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, या टोलेंस टेस्ट शो नहीं करेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं करेंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये सब टेस्ट कौन शो करते हैं, जो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ओके, इसे नोट कीजिए। फिर हम दूसरे डाइसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सेकेंड रिड्यूसिंग, आपके सेकेंड डाइसैकेराइड के बारे में, दैट इज माल्टोस। ठीक है, सुक्रोस हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके माल्टोस के बारे में। डाइसैकेराइड्स सेकेंड है दैट इज माल्टोस। ठीक है, तो माल्टोस के लिए जो आपका मोनोमेरिक यूनिट होती है आपकी, वो हम लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, ये वाली यूनिट आपकी रहेगी। देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और ये भी क्या रहेगा आपके पास, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, एच ओ एच ओ एच एच, दोनों ओ एच के आपके क्या रहेंगे, सेम साइड में। ठीक है, इसलिए अल्फा है। ठीक है, बाकी इसके सब अपोजिट पोजीशन पर रहेंगे, ओ एच एच ओ एच एच ओ एच CH2OH। ठीक है, सेम टू सेम आपको यहाँ बना देना है, HOH OH H CH2OH। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से फिर से आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एक यूनिट आपके पास फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। इसको मैं नीचे ही बना देता हूँ यहीं पे। H, यहाँ OH रहता है, OH H OH H CH2OH। ठीक है, सेम H OH OH H OH H OH H CH2OH। ठीक है, यहाँ दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास ईथर लिंकेज बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये किस किस के बीच में होगा, ये होगा आपके पास C1 और 1 2 3 4, ये आपका C4 रहेगा। ठीक है, तो C1 एंड C4, C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, दोनों यूनिट आपकी सेम ही है, C1 और C4 के बीच में है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, ये लिंकेज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना,
स्टार्च का C1 और C1 के बीच में था, ठीक है, जबकि माल्टोस का C1 और C4 के बीच में है, ठीक है। और मोनोमेरिक यूनिट क्या है आपकी? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है। अब बात करते हैं एनोमेरिक कार्बन की। ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है। अब यहाँ पे तो ईथर का बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एनोमेरिक कार्बन नहीं बचा है, बट ये अभी भी आपका एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। और अगर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होता है तो ये आपके टोलेंस टेस्ट बिल्कुल शो करेगा, बेनेडिक्ट टेस्ट बिल्कुल शो करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बिल्कुल शो करेगा। और जब ये तीनों शो करेगा तो इसका मतलब ये क्या है? ये है आपका रिड्यूसिंग शुगर। क्या है ये आपका? रिड्यूसिंग शुगर। तो स्टार्च आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बट माल्टोस आपका क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। ये जो 3 पॉइंट है 1 2 3, ये ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। क्लियर है? ध्यान रखना है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ माल्टोस। अब पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा कि हाँ, माल्टोस में दोनों यूनिट सेम होती है और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाने तो आता है नहीं, ठीक है, ना ही कभी ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके बोलेगा कि ये किसका डायग्राम है, ऐसा भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। नॉर्मल नाम से ही क्या है, काम चला लेते हैं, ठीक है। सिंपल से ये टेस्ट वगैरह ध्यान रखने हैं, भाई कौन देगा कौन नहीं देगा कौन रिड्यूसिंग शुगर होगा कौन नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। थर्ड वन जो आपका डाइसैकेराइड है, दैट इज लैक्टोज। देखिए लैक्टोज के लिए अगर हम बात करें तो जो मोनोमेरिक यूनिट होती है OH H OH H OH H OH H H CH2OH, सारे OH आपके क्या हैं? अपोजिट साइड में है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों आप बोल सकते हो। एक यूनिट तो ये हम काम में लेंगे, सेकंड जो यूनिट है दैट इज यहाँ OH H OH H OH H C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4, जो C4 कार्बन है उसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। OH ऊपर H नीचे, यहाँ फिर से आपका H, ये CH2OH, इस टाइप से। तो ये क्या है? सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट से आपकी डिफरेंट है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं है ये, ठीक है। ये C1 है, ये आपका C4 को हमने क्या किया है? चेंज किया है, उल्टा किया है, क्लियर है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, इसका नाम होता है बीटा डी गैलेक्टोज। क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज इसको बोला जाता है, ठीक है। और इनमें से अगर हम देखें C1 और C4 में से आप क्या कीजिए? वाटर का एलिमिनेशन कीजिए, और C1 और C4 के बीच में बनेगा आपका
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे आपके एच ओ एच, सॉरी ऊपर ओ एच है, ओ एच एच ओ एच एच, सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच। ठीक है, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इन दोनों के बीच में आपका क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओ, इस तरीके से। ये क्या है आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और किस किस के बीच में है ये आपका, एक तो C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस और C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, C1 एंड C4 के बीच में है ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग, ये पहले एनोमेरिक कार्बन था ये वाला और ये वाला भी, लेकिन बाद में लिंकेज हो गया फॉर्म, तो एनोमेरिक कार्बन यहाँ वाला तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बचा हुआ है तो ये आपके टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो कर सकता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, शो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो कर सकता है। और अगर ये तीनों टेस्ट शो कर सकता है तो ये क्या होगा, ये होगा आपके पास रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? तो सेम तरीके के तीन आपके डाइसैकेराइड्स आपने पढ़े। ठीक है, स्टार्च हो गया, माल्टोस हो गया, और थर्ड वन था आपका लैक्टोस। चीज़ें वही याद रखनी है, मोनोमेरिक यूनिट याद रखनी है आपको, एक तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। C1 C4 लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन होता है प्रेजेंट उसमें, इसलिए टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तीनों टेस्ट ये शो करता है, और इसीलिए ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात की फिर से डी ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस के बारे में बात की। रिएक्शन विथ HiO4 इम्पोर्टेंट है, एसिटाइलेशन रिएक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है। ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन है, HNO3 के साथ रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद हमने बात की डाइसैकेराइड्स की। हमने मोनोसेकेराइड्स में देखा था कि आपके डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मेनोज तीनों क्या होते हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये शो करते हैं। ठीक है, जबकि डाइसैकेराइड्स में हमने देखा आपके पास आपका स्टार्च होता है। ठीक है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज जो होता है आपका क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करता है। ठीक है, बाकी अगर माल्टोज और लैक्टोज के बारे में बात किया जाए तो दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये शो करते हैं आपके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा टिप्स पर होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि कौन सा इनमें से टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा, तो डायरेक्ट अगर नाम याद होगा तो ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट या हार्ड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, मोनोमर यूनिट क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो हमने डाइसैकेराइड्स के बारे में बात कर ली है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।